हम क्या लोग यही क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे। और क्या पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम के क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्रोमोसोम के बारे थ्योरी। में क्या क्या पढ़ा आपने? पॉइंट्स कि बताइए। क्रोमोसोम, जी, क्रोमोसोम जो होता है वो एक हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जब क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाता है तो वो बनता है सेल डिवीजन के टाइम में। अ, और न्यूक्लियोसोम किसको और बोलते हैं? और डिस्क जी, न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है? और क्रोमेटिन जब, क्या कहते हैं, डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड वो होता है, रैप होता है, तो फिर उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और फिर न्यूक्लियोसोम जब कॉइल होता है तो फिर उसको फिर एक थिन, वेरी थिन स्ट्रक्चर बनाता है नहीं। और उसको हाँ हाँ। क्रोमेटिन कहते हैं। एक तो इसके बाद वो न्यूक्लियोसोम में फर्दर कंडेंस होता है। जी। एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए होता है, कितना हिस्टोन होता है? हाँ, हाँ, एक क्रोमेटिन में 40% डीएनए होता है, 60% हिस्टोन होता है। हाँ, चलिए, पढ़ाया है मतलब आपने। यही हम लोग था, डिस्कवरी डीएनए का हम लोग पढ़ना था। आज डीएनए का जी, डिस्कवरी पढ़ना था ना। तो डिस्कवर, हाँ, डीएनए का डीएनए डिस्कवरी। का। हाँ। तो डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था, बताया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था, ठीक है। फर्स्ट सेल्स में। फ्रेडरिक मिशर। हाँ। उसका एसिडिक प्रॉपर्टी था, इसलिए उन्होंने बोला कि उसको, उसका डिस्कवरी के लिए बहुत सारा ये है, वो आगे का आपको ये है, लेकिन कौन कौन लोग थे। ठीक है, वेरी मैक्लियोड मैकॉर्टी था, ग्रिफिथ थे, हर्शियन चेस थे, ये सब साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके पहले लोग नहीं जानते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बहुत लोग सोचते थे प्रोटीन होगा, है ना। जी, तो इसको प्रूव करने का भी एक अपना अलग ही कहानी है। वो अभी आपका सिलेबस कोर्स का मैटर नहीं है, उसको नहीं करेंगे हम लोग। तो डीएनए जो होता है, चलिए डीएनए के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। डीएनए स्टैंड्स फॉर। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिडिक बिहेवियर रखता है। ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, और लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हम बोले लगभग, है ना। तो किसको छोड़ के? जी, जी, किसको छोड़ करके? लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन लगभग बोल रहे तो सभी में नहीं ना बोल रहे, तो किसी में तो नहीं होगा डीएनए। हाँ, यूकैरियोटिक। यूकैरियोट्स में तो डीएनए होगा ही होगा। हम्म, आरएनए हाँ, वायरसेस में। आरएनए वायरसेस बोलते हैं उसको। ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरी करता है। और बाकी सारे जी, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन बॉडी के जो भी हैं, उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ना। ठीक है। जी, तो न्यूक्लियस मेजोरिटी पार्ट कहाँ पाया जाता है डीएनए का? न्यूक्लियस में। हाँ, मेनली फाउंड इन। उसके अलावा भी दो जगह कहाँ पाया जाता है, और बताओ तो। ये क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो नहीं पाया जाता है। गोल्गी apparatus। नहीं। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्लास्टिडियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी। और क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट और क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनका भी जो सेल में बनना ना, एक वो एक प्रोसेस ही है जिसको पढ़ा जाता है। बोला जाता है कि पहले जमाना में दो अलग, एक सेल ना दूसरे सेल को इनगल्फ कर लिया, लेकिन पचाया नहीं। तो जो हाईली एनर्जी वाले का इनगल्फ किया, वो बन गया आपका क्लोरोप्लास्ट, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी करने देने लग गया उसको। और जो उन बैक्टीरिया को खाया जो फोटोसिंथेसिस करता था, तो वहां से
प्लास्टिडियल प्लास्टिड्स का डेवलपमेंट हो गया। इसको बोलाता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। आगे है, अभी आपके कोर्स का ये नहीं है तो उसको अभी जरूरत नहीं है। इसलिए बता रहे कि याद रहेगा जी कि ये दो चीज जो होता है ना, कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रहा होगा सेपरेट कुछ थ्योरी के हिसाब से, जी माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी, लेकिन जो बाद में धीरे धीरे आपके सेल में आकर के आपके सेल का पार्ट बन गया, वो लॉन्ग टर्म में, है ना। हम्म, हम्म। डीएनए का फंक्शन आप बता सकते हैं, बताइए। डीएनए का विषय में वो हेरिडेटरी मटेरियल को ट्रांसफर करना हाँ, पेरेंट्स और से ऑफस्प्रिंग। और और आपके बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करना। आपके बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, कौन बताता है कि ऐसा ही होना चाहिए काम। हम्म, तो डीएनए रेस्पॉन्सिबल हुआ पासिंग इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है, कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड जी डेवलपमेंट, डायरेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा अगर डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तो, ठीक है। एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ जी बोला जाता है प्रोसेस को, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, उसमें आरएनए से आरएनए भी बनता है, जिसको सॉरी आरएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं हम्म, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आपको प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आपके अभी इससे नहीं तो एक प्रोसेस है, तो ये बताता है कि लाइफ कैसे चलता है, ठीक है। और हम्म। रेगुलेटिंग सेल एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है डीएनए। तो ये चार अगर पूछे कि डिस्कस द पॉइंट्स फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शंस ऑफ डीएनए, तो लिख सकते हैं आप, है ना। चले आगे जी चले, आगे चलते जी हैं। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए पे आते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ डीएनए सब्सटेंस क्या है। फ्रेडरिक मिशर आ गया ना, फ्रेडरिक मिशर यहाँ पर देख बताए थे नाम आपको, क्या है, फ्रेडरिक मिशर, याद रखिएगा। वो डिस्कवर डीएनए, तो डीएनए डिस्कवर किया गया। डीएनए का जो डिस्कवर किया होता है, आइसोलेट किया सबसे पहले वही डिस्कवरी किया, मतलब आइसोलेट की तभी ना डिस्कवरी हुआ उसका खोजे। तो हम्म, आइसोलेटेड बोलिए चाहे डिस्कवरी बोलिए, दोनों एक ही चीज अलग हो गया। तो डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन इट। कभी कभी डिस्कवरी और आइसोलेशन अलग अलग होता है, कभी कभी कोई खोज लिया हो, ठीक है, तो वो बोलते हैं डिस्कवरी कर लिया, लेकिन उसको हम्म। अलग नहीं कर सका कोई। तो लेकिन इन्होंने डिस्कवरी भी किया और आइसोलेशन भी किया। किसका, किसका डिस्कवरी किया। डीएनए जी। हाँ, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का 1869 में इन्होंने किया। फ्रेडरिक इन्होंने, मिस्टर। फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स, फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ होता है, हमारे पस सेल्स में, जहां पर जख्म होता था कट गया तो पस निकलता है, कभी देखिए आप ऊंड होता है किसी को तो पस निकलता है। हम्म, हम्म। तो जी पस, पस जी सेल्स, तो जी पस सेल्स ने ये व्हाइट सेल्स क्यों लिखा गया, क्योंकि जहां पर वुंड होता है वहां पर इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पर आकर के आपको इम्यूनिटी लड़ने के लिए आता है। इसलिए बोला जाता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स से निकाला गया, क्योंकि पस सेल्स में जनरली व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जी हम्म। लेकिन उन्होंने इसको डीएनए नहीं बोला जी। था, उन्होंने इसको कहा था न्यूक्लियन। क्या कहा था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियन। और एसिडिक बिहेवियर उन्होंने खोजा था तो उसको न्यूक्लियन, न्यूक्लियस से निकाला तो न्यूक्लियन हो गया। और एसिडिक था तो न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते थे, तो न्यूक्लियन बोला, कहा न्यूक्लियस से निकाला तो क्या बोला उन्होंने उसको, न्यूक्लियन, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल के लिए हम बता रहे कुछ नाम है, हम इसका कहानी आपको नहीं बताएंगे, कंफ्यूज आपने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ नाम है जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके बताए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है। आरएनए बाद में कुछ हर्षियन चेस ने बताया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किसी वायरस में, किसी किसी, सभी जगह नहीं। लेकिन जो आपको एज ए जनरलाइज्ड मानिएगा तो कौन है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। कौन है, डीएनए है, ठीक है। तो जब डीएनए तो उसको प्रूव किया गया तो पहले लोग नहीं जानते थे, ठीक है। जब फ्रेडरिक मिशर से ने तो आइसोलेट किया, उसके बाद लोगों ने काम करना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग हैं जैसे ओसवाल्ड अवेरी, कलीग्स है इसके, कलीग्स लिखे, उसमें कलीग्स लिख देता है, अवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी, तीन लोग थे 1944 में, सोचिए।
डीएनए का डिस्कवरी हो गया 1869 में, हो गया ना, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे थे कि ये जेनेटिक मटेरियल प्रूव करेगा तब ना आदमी। उस समय प्रोटीन भी जानते थे, आरएनए भी जानते जी थे लोग। ठीक है, 1944 से पहले, 1900, है ना, उससे 1944 से पहले 1928 में एक साइंटिस्ट और थे। ठीक है, ग्रिफिथ नाम था उनका। उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं करने का, वो जेनेटिक मटेरियल बाद में पता चला कि इनका भी हेल्प हो गया काम रिसर्च का। ठीक है, एबेरी मैकलियोड मैकार्टी हम्म उन्हीं काम को आगे बढ़ा दिया। हार्शी एंड मार्था चेस जो कंफर्म किए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और अमेरिकन जी बायोकेमिस्ट जो था एल्विन चार्गफ, इन्होंने बताया कि केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूल में कौन कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, चार्गफ। आगे पढ़िएगा, एक चार्गफ का रूल भी होता है, अभी हम आगे बताएंगे क्या रूल है उसका। ठीक है, चार्गफ ने अपना एक रूल भी दिया था केमिकल कंपोजिशन के लिए डीएनए के। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम तो आप याद कर लीजिएगा कि इन्होंने प्रूव करने में हेल्प किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कौन? अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये तीनों एक साथ। हार्शी एंड मार्था चेस, ठीक है, और एरविन चार्गफ, इन्होंने बेस का कंपोजिशन बताया कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है डीएनए में। क्लियर है? जी क्लियर, तो समझ में आया तुम्हें ना? जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो। आगे, तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर, अब जो है ना, हम लोग जानते हैं डीएनए ना एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल एलिकल। समझे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जानते हैं ये बात को? जी हम्म। लेकिन 1952 से पहले लोग नहीं हाँ जानते थे। लेकिन 1952 से पहले लोग नहीं जानते थे कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनको खोजने में जी किनका किनका रोल था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे लगे हुए थे, समझे, कि कौन इसको डिस्कवर हम्म पहले कर लेगा। और दो साइंटिस्ट, दो जो थे, वाटसन एंड क्रिक और एक पॉलिंग, ये दोनों में जबरदस्त कंपटीशन था। एक दिन का कंपटीशन भी था आगे। ठीक है, कि ये आज लेट हो गया तो वो पहले कर बात कर देता है। तो उसके लिए, डिस्कवरी के लिए ये बहुत कहानी है इसका। तो डिस्कवरी में क्या है, एक लेडी साइंटिस्ट थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या थे? रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये बहुत ही डिवोटेड साइंटिस्ट थी। इनका काम के कारण ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आदमी डिडक्ट कर पाया, समझे, नहीं तो कर ही नहीं पाता। इनके काम को एक तरह से बोलो चुरा करके वाटसन एंड क्रिक ने, है ना, अपना बना दिया, लेकिन इनका नाम भी हम्म नहीं बताया लोगों को। इनका नाम भी नहीं बताया। उस समय लेडीज लोगों को बहुत बोला था, लेडीज को साइंस में नहीं आना चाहिए। लेडी, ठीक है, उसको लोग ऐसे रोजी जी बोलता था या ब्लैक लेडी बोलता था। ठीक है, जी काली नहीं थी लेकिन ब्लैक ही बोलता था कि क्या है आ गई बीच में, लड़कों के बीच में साइंस से। 1952-53 में बहुत ज्यादा इस तरह था ना। लेकिन इनका काम नहीं हाँ रहता तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर खोजा जाता तो बहुत और देर होता। ठीक है, तब तक इतना साइंस आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, और उसके बाद जी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, 53 में स्ट्रक्चर बताया, उसका यूज करके, रोजालिंड फ्रैंकलिन के, उसको यूज करके इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल बनाया। ठीक है, 1953 में। आगे चलते हैं फिर देखेंगे। ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देख रहे हो, डबल हेलिकल का मतलब क्या होता है? दो स्ट्रैंड है, हेलिक्स हो गया दो, एक स्ट्रैंड ये वाला, है ना, और एक हम्म हेलिक्स ये वाला, तो डबल हेलिक्स है। हेलिक्स होता है क्वाइलिंग, क्वाइलिंग वाला, आगे चलेंगे बताएंगे। तो और इसमें ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट को भी अभी हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो उन्होंने जी वाटसन और क्रिक ने जो डिस्कवरी किया, ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन के फोटो को लेकर के, उसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन उसमें एक और नाम ऐड हो गया था, मॉरिस विल्किंस। क्या नाम था? मॉरिस मॉरिस विल्किंस। विल्सन। तो वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किन को नोबेल प्राइज मिला 1962 में। क्यों? डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिडक्ट करने के लिए। ये मॉरिस विल्किंस का नाम क्यों दिया इन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने? क्योंकि इन्होंने ही चुरा करके रोजालिंड फ्रैंकलिन का फोटो को इन लोगों को दिखाया, समझे।
इन लोगों का जी। फोटो को चुरा करके दिया। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बहुत मेहनत से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, वो एक्सरे से फोटो लिया, भी दिखाएंगे। वो फोटो ली एक्सरे से और डीएनए का, जिसके कारण ही ये लोग डिटेक्ट कर पाए कि ये डीएनए डबल हेलिकल है। तो इसलिए मॉरिस विल्किंस का नाम डाल दिया इन लोगों ने, लेकिन रोजालिंड फ्रैंकलिन का नाम नहीं डाला। रोजालिंड फ्रैंकलिन 1958 में कैंसर से, ओवेरियन कैंसर से उनका डेथ हो गया था। तो बोला जाता है कि नोबेल प्राइज उसको नहीं मिलता है जो पोस्थुमसली नहीं मिलता, जो मर जाते हैं उनको नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी नाम तो देना चाहिए था ना इन लोगों को। ठीक है, बाद में माने ये हम्म। लोग कि हम लोगों ने गलती किया है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब जब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना तो उसमें क्या क्या चीज है, कैसा है, क्या होता है ना। तो वो जानने के लिए, जी। तो ये तो खैर आप जानते हैं, डीएनए मॉलिक्यूलर हेरिडिटरी मटेरियल दैट कैरीज, तो वही डिफिनेशन है। बार बार हम इसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसका शेप वगैरह को क्या करना, हेरिडिटरी मटेरियल है। तो हेरिडिटरी मटेरियल किसको बोलते हैं बताइए तो पहले। अब यहाँ पर एक टर्म है, जीन। हेरिडिटरी मटेरियल को डेफिनेशन करने बोले तो क्या बोलिएगा। हम्म, Those substances which are responsible for carrying information from one generation to another generation। हाँ। जी। यही ना होगा, हाँ वही है। हम्म। Arithmetic is substance in living order that carries genetic information from parents to offspring, ठीक है। हाँ। जी। Responsible for passing inherited characters। अब बहुत सारे जो भी कैरेक्टर इसमें दो चार मैं आपको नाम दे देने से कंफ्यूज नहीं होना कि खाली इतने कैरेक्टर होता है। जो भी कैरेक्टर, जो भी फंक्शन है, सारा इनहेरिट होता है। तो वो जेनेटिक, वो हेरिडिटरी मटेरियल ही करता है, ठीक है। ये सब हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्ट, अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे, पहले हम उसके बारे में जानते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डीएनए डिस्कवरी। डीएनए अगर डिस्कवर नहीं किया जाता तो क्या होता, डीएनए का डिस्कवरी नहीं होता तो क्या होता। हम्म, आजकल हम लोग इतना चीज जान जी। रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता, जेनेटिक्स हाँ नहीं तो होता, क्या। है जी। ना, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना मुश्किल होता। तो डिस्कवरी क्या है, हम्म। और ट्रेड सारे हम नहीं जान पाते कि ट्रेड्स कैसे इनहेरिट होता है, ठीक है। हम नहीं जान पाते कि डीएनए हम्म। रेप्लिकेशन कैसे होता है और कैसे दो, सॉरी, ऑफ स्प्रिंग में सेम चला जाता है, ठीक है, पेरेंट्स से। तो हम नहीं जान पाते कि म्यूटेशन जी। होता है। म्यूटेशन क्या होता है आपको पता है म्यूटेशन। हमने नहीं। लिख तो दिया म्यूटेशन, वैसे आपके कोर्स का भी नहीं है, हो सकता है आ गया है। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन डीएनए। अगर जीन के सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाता है तो वो उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका रेड, मतलब ब्लैक हेयर के लिए कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है, उसमें म्यूटेशन हो गया, ब्राउन हेयर बनाने लगा, ग्रे हेयर बनाने लग जाएगा, रेड हेयर बनाने लग जाए, मान लो व्हाइट हेयर बनाने लग जाए, होता है ना। तो ये वो चेंज जो होता है, लार्ज स्केल पे चेंज हो या छोटा स्केल, एक बेस पेयर का भी चेंज होता है तो म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। एक बीमारी जी। सुना, सिकल सेल एनीमिया। नहीं। सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या होता है, आरबीसी जो होता है ना आपका, सिकल के शेप का होता है, डिस्क लाइक नहीं रह के, सिकल, सिकल जानते हैं। कल। सिकल जिससे जिससे ये काटते हैं, धान वगैरह काटते हैं, हसिया बोला जाता है उसको हिंदी में, नहीं देखा होगा आपने। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। किसान नहीं, काटता समझ था गया। ना पहले जमाना में पौधा को, हम्म। उसके तरह का, चांद की तरह का, आधा चांद की तरह आर्क का शेप रहता है। का, आर्क का जैसा जी। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे, है ना। हम्म। हाँ, जी इसमें सौ समझ बना गया। रहता है, इसमें सौ बना रहता है। सौ नहीं, क्या वो तीत, सौ तो तीत बना रहता है ना, इसी से काटने का। तो वो जी। वैसा सेल हो जाता है, एक एक जीन के कारण, चेंज होने के कारण, ठीक है। और और जी। हम लोग जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी नहीं जानते आज, डीएनए डिस्कवरी नहीं होता तो, ठीक है, आगे चले। तो जी। मेन हेरिडिटरी मटेरियल है आपका कौन, डीएनए। डीएनए। डीएनए क्या कर रखता है, जीन रखता है, और जीन ही डिटरमाइन करता है जो इनहेरिटेड ट्रेट। हर कैरेक्टर का जीन होता है अलग अलग, ठीक है। हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, हाइट के लिए मतलब एक क्रोमोसोम पे, और दो क्रोमोसोम तो दो जीन हो जाएगा। कोई कोई पॉलीजेनिक भी होता है, मतलब ज्यादा एक, जैसे हमारा स्किन का कलर है,
कोई आदमी गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई काला होता है ना। जी तो एकदम गोरा नहीं होता, जी एकदम काला भी नहीं होता है, बीच में भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो हम्म उसके लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए सबका मिक्सचर बन के एक अलग, जैसे दो चार कलर मिला के कैसे कलर बनता है, कोई कलर कम मिला दे ज्यादा मिल जाए, तो वैसे कोई कोई जीन बहुत, एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से भी होता है रेगुलेट। ठीक है। जी तो ये हेरिडिटी मटेरियल कहाँ पाया जाता है? डीएनए में हेरिडिटी। डीएनए में पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है। जी डीएनए में, क्रोमोसोम में। ठीक है। जी सम, कुछ में वायरस होता है, बताया था ना, कुछ में हेरिडिटरी मटेरियल आरएनए होता है, जैसे वायरस। कुछ में नहीं, सिर्फ वायरस में ही। और सभी वायरस में भी नहीं, कुछ वायरस में। ठीक है। कुछ वायरस में, हम्म सभी वायरस में नहीं पाया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है हेरिडिटरी मटेरियल? वही बात है। हेरिडिटरी मटेरियल इंपॉर्टेंस इसलिए है कि वो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है कैरेक्टर को, आपके फंक्शन को कंट्रोल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो जो डीएनए के बताए थे। और रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में वो वो सपोर्ट करता है, लॉ करता है ना। हम्म चलिए, ये है रोजलिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम है? ये बहुत रोजालिंड इंटेलिजेंट थी, फ्रैंकलिन। इनको साइंस में बहुत दिलचस्पी था, लेकिन लेडी होने के कारण उस जमाने में गलत, मतलब, लेकिन काम तो इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया, जिसके कारण ये हो रहा है। भले लोग उनको क्रेडिट दिए या नहीं दिए, आज तो दे रहे हैं लोग, लेकिन ये था, ठीक है, छोड़ दिए उस समय। तो इनका क्या काम था? एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे जानते हो? एक्सरे, जी हाँ, एक्सरे एक क्या है? एक्सरे लाइट एक का रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जिसका हाई पेनिट्रेशन पावर होता है, जी जो आपके बॉडी के करके उसका इमेजिंग करके बता सकता है कि बॉडी के पार्ट से, जैसे नहीं देखते हड्डी टूट जाता है। अरे आपके पापा को देखिए, दांत का भी एक्सरे करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एक्सरे से पार होता है, वो दिखता है फिर उससे। ठीक है। तो इन्होंने एक्सरे से जी क्या है, तो एक्सरे का क्या काम है? कोई चीज बीच में रास्ता में आया, उसको उसका फोटो बना देता है, यही ना होता है ना। हम्म तो इन्होंने क्या किया, डीएनए को, सिंगल डीएनए को खींच करके लंबा करके हॉरिजॉन्टली रख के उससे एक्सरे पार कराया। तो वो देखे कि एक्सरे पार करते हैं डीएनए से, तो डीएनए का वो कहाँ कहाँ पर आता है, उससे डिटेक्ट करेंगे हम उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी को एक्सरे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। बहुत सारे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, इमेजिंग है, जो बहुत सारे छोटे छोटे चीजों का इमेजिंग करने के लिए होता है। ठीक है। जी तो उन्होंने बहुत सारे फोटो लिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन से बहुत सारे फोटो लिए। जो उनका फोटो फेमस था, उनको बोलते हैं फोटो 51। क्या बोलते हैं? फोटो 51। 51 बोलते हैं, जो डीएनए का आपको स्पाइरल या हेलिकल शेप को बताता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसी फोटो को चोरी करके, हेल्प करके बनाया गया। ठीक है। हम आपको बोले, सब जगह नहीं बोला जाएगा कि चोरी किया गया, साइंस में वही जो छपा, जो जिसका नाम आया वही होता है। ये ओपनली कोई नहीं बोलता है आदमी कि चोरी किया या गलत ब्लेम लगा देगा। ठीक है। विल्किंस ने देखा है ना उसको, तो विल्किंस को मिला, तो बोल रहे हैं, लेकिन गलत सेंस में नहीं लेना उसको। ठीक है। जी तो एक्सरे इमेज किया, फोटो 51 लिया, अब देखिए ये है फोटो 51। ठीक है। फोटो 51 ये है, और ये फ्रैंकलिन का लिखा हुआ है। ठीक है, प्लेट वन करके इन्होंने ना वो किया। फ्रैंकलिन अपना हैंड राइटिंग में लिखा भी था। ऐसा फोटो आया था, यहाँ बीच से एक ऐसे जा रहा, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डबल, बीच से बिल्कुल खाली है, तो बीच से लाइट पार हो गया। यहाँ पर कोई नहीं, जहां जहां पर स्टैंड मिला उसका, वहां वहां पर उसका ये आया, तो उससे उन्होंने डिटेक्ट किया कि कैसा स्ट्रक्चर है। चलिए उसको भी दिखा देंगे, ये ऐसे है, देखिए। ठीक है, जैसे ये एक्सरे पार किया, यहाँ पर डीएनए रख दिया था ऐसे सुला करके, ये डीएनए को ऐसे खड़ा करके, ऐसे है ना। डीएनए के जैसे यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ वाले पार्ट से टकराया, ये वाला इमेज बना। ये वाला पार्ट से टकराया तो ये वाला इमेज, फोटो आया, है ना, डॉट आया। फिर हम्म ये वाला पार्ट से टकराया तो यहाँ आया। और जहां पर से नहीं टकराया, खाली होके निकल गया, तो वहां से समझो कि खाली जगह है। क्लियर है? और जहां जहां पर, यहाँ पर जी है कहीं पर, बीच में
आपको दो ऐसे बड़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर टकराया जैसे ऐसे, है ना। तो वो अपना इतना आपको इमेज नहीं पढ़ना है, बस उन्होंने ये ऐसा फोटो बनाया, और यही फोटो आपको आगे चल के किसको, वाटसन क्रिक को हेल्प किया। वाटसन क्रिक ना बहुत सारा रिसर्च करके सब चीज तैयार था, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हर कंपोनेंट उनको पता चल जी गया, और हर तरह से डिस्टेंस उस्टेंस सब पता चल गया, कितना क्या डिस्टेंस होगा। लेकिन वो लोग कर ही नहीं पा रहे थे कि ये दो स्टैंड मिलेगा। सब लोग सोच रहे थे एक स्टैंड होगा या दो स्टैंड या तीन स्टैंड हो सकता था। कॉलिंग ट्रिपलेट वाले स्टैंड पे काम कर रहे थे उसी समय। अगर ये नहीं कर रहे होते, इन्होंने डबल हेलिकल नहीं किया होता तो कॉलिंग ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बता दिया होता। ठीक है, ट्रिपलेट्स का, जी ट्रिपलेट्स हेलिकल। तो इस फोटो दिखाया ऐसे ही किसी इसमें लोगों ने बैठे हुए थे, तो कॉलिंग, अच्छा लगे बंद हो गया। ठीक है, ये वाटसन क्रिक बैठे थे किसी कॉन्फ्रेंस में या जो में, उसमें विल्किंस ने उनको ये फोटो दिखा दिया। ठीक है, अब दिखा दिया तो उन लोग को सब दिमाग में तो बहुत सारे, तो बहुत दिन से चल ही रहा था क्या। जैसे ये फोटो देखा उन्होंने, और इसका फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन का वो थोड़ा ही देखा, तो रोजालिंड फ्रैंकलिन इसको कर रही थी स्टडी, फिर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के दूसरा काम करने लगी। ठीक है, तो इन्होंने देखा, इन्होंने उसी समय तुरंत आया और रातों रात जाके स्ट्रक्चर को दे करके पेपर छाप दिया उन्होंने। ठीक है, तो जी यही है इन इसलिए तो हो गया, पढ़ लिया इसको। ठीक है, ये हर जी बार प्रोवाइडेड अबाउट डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में बताया है इन्होंने, रोजालिंड फ्रैंकलिन का। रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डीएनए, डीएनए का पैटर्न रिपीटेड होता है, ये फोटो देख करके उन्होंने बताया। हेलिकल नेचर ऑफ डीएनए होता है, इसी से डिडक्ट हुआ। इन्होंने नहीं बताया, फ्रैंकलिन ने नहीं बताया, बताया वाटसन एंड क्रिक ने ही, ये इमेज देख करके। ठीक है, जी तो ये देखो यही है, ये है आपको क्रिक, और ये वाटसन, वाटसन है ये और ये क्रिक है। ये आपको स्टूडेंट, ये वाटसन स्टूडेंट है और क्रिक उसका टीचर था। ये लोग काम कर रहे थे अपना, रिसर्च कर रहे थे जिस चीज पे, जिस टॉपिक पे। तो ये सब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये केमिकल्स है, कौन कौन केमिकल्स मिलके क्या बना है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। इसमें तीन चीज का होता है। ठीक है, फॉस्फेट होता है, हम्म शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है, तीन चीज का बना होता है। तो इन्होंने अलग अलग चीज का स्ट्रक्चर ऐसा बना करके टांग करके फिर डबल हेलिकल बनाया, वाटसन एंड क्रिक ने। क्रिक तो फिर जी टीचर थे पहले, वाटसन ही एक ऐसा आदमी जिसका सबसे पहले जीनोम सीक्वेंस हुआ है, मालूम है ना। होल जीनोम सीक्वेंसिंग किसी आदमी का होता है, इसी का हुआ था बाद में। अभी कुछ कंट्रोवर्सी में भी फंस गए थे, किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो, वाटसन ने। ठीक है, वाटसन लिविंग है, क्रिक उसके टीचर थे। तो वाटसन एंड क्रिक के बारे में क्या है, यूजिंग फ्रैंकलिन डेटा, फ्रैंकलिन के डेटा को यूज किया, अदर रिसर्च एंड अदर रिसर्च, और भी बहुत सारा, जैसे हमने क्या बताया था आपको, ग्रीक चारगाफ का रूल, उन सब का, और सब उन लोगों ने पहले जितना डीएनए वो सब का काम किया, उन लोगों को इस सबको काम को इन्होंने इन्होंने अपना कोई रिसर्च नहीं किया, इन्होंने उनके काम को कंपाइल करके, ठीक है, इन लोगों ने डिडक्ट किया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक वर्क आउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953। ठीक है, जी दे प्रपोज द डीएनए हम्म कंसिस्ट ऑफ, अब इन्होंने बताया कि डीएनए बना होता है किस किस चीज का, तो टू स्ट्रैंड्स का बना होता है। ये डबल हेलिकल है ना, दो स्ट्रैंड है, एक रेड कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है, एक ब्लू कलर का, अलग दिखाने के लिए बताया जा रहा है। दो स्ट्रैंड का डीएनए बना होता है। चार्ज लगाना पड़ेगा। ठीक है, डबल है, टू स्ट्रैंड्स होता है। ठीक है, ट्विस्टेड अराउंड होता है, एक दूसरे के अराउंड में ट्विस्ट होता है। मान लीजिए एक स्टैंड ऐसा है, एक स्टैंड ऐसा है, अभी दोनों स्टैंड ऐसे जुड़ा, मान लीजिए जोड़ दीजिएगा, और इस एंड को पकड़ लीजिए और इस एंड को ट्विस्ट करना शुरू करिए, तो रिबन 10 मिनट में बंद होगा, तो फिर जुड़ जाइएगा, है ना। तो रिबन, जी रिबन आप समझिए, रिबन का दो एंड होता है ना, आपको दो दो साइड होता है। आप रिबन रखिए और रिबन को हल्का सा घुमाइए, तो कैसे होगा, ट्विस्टिंग होगा ना रिबन में। हम्म तो रिबन में ट्विस्टिंग होता है, रस्सी, दो रस्सी को मिला के जी ट्विस्ट कर दीजिए, तो वो कैसा दिखता है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, वैसा ही। तो ट्विस्ट, वैसा सोच लीजिए।
तो उसी को उन्होंने कहा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके। हम्म, तो दिस मीन्स डीएनए लुक्स लाइक ए ट्विस्टेड लैडर। अब लैडर की तरह का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, समझ लीजिए कि एक लैडर है ऐसे। ये लैडर होता है ना, लैडर का स्टेप से ये सब है कि नहीं। इसको रंग्स बोलते हैं, हम्म, रंग्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक को हाँ, रंग्स, ये है ना रंग्स है, ये जो है इसको ऐसे ही लैडर है, लैडर को ट्विस्ट कर दीजिए, एक एक तरफ से लैडर को ट्विस्ट कर दीजिए तो ऐसा नहीं बन जाएगा। एक एंड ये, एक एंड ये, बीच में, तो वो समझिए ट्विस्टेड लैडर होता है। डीएनए जो है एक ट्विस्टेड लैडर की तरह, जिसमें टू स्ट्रैंड्स है, दो साइड है तो टू स्ट्रैंड्स है, एक दूसरे के अराउंड में ट्विस्ट होता है और डबल हेलिकल होता है ना। जी, क्लियर है। हम्म, तो ये एक हेलिक्स है, एक सिंगल हेलिक्स होता है ऐसे, लेकिन वहां होता है डबल हेलिकल, दो हेलिक्स हो गया। तो समझ में आया। जी, लेकिन एक चीज और याद रखने का है, दो हेलिक्स होता है ना, ये पैरेलल होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, पैरेलल, पैरेलल समझते हो ना, ऐसे हम्म, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चले, पैरेलल होता है। लेकिन इसको पैरेलल, इसको एंटी पैरेलल बोला जाता है। डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो एंटी पैरेलल होता है। क्यों होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, लेकिन बस इतना याद रखिए कि इसका एक एंड पे एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड होता है, एक का 3 प्राइम, दूसरे का 3 प्राइम एंड होता है। ये 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड क्या, ये भी बता देंगे आपको। उसी तरह जो इसका 5 प्राइम यहाँ पर है तो उसका 3 प्राइम इस साइड होता है, और जिसका 3 प्राइम एंड इधर है उसका 5 प्राइम एंड इधर होता है। ये क्यों होता है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, हम बता देंगे आपको। ये बहुत जरूरी नहीं है आपको जानने के लिए, लेकिन जानिएगा तो आगे आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डीएनए एंटी पैरेलल होता है। डीएनए में डायरेक्शनलिटी होता है, डायरेक्शन है ना, एक एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। बोले ना 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, तो डायरेक्शन बता रहा है ना। जी, हाँ या नहीं, हाँ। तो ये अभी आपके कोर्स का ये नहीं है, लेकिन बता दिया क्या, याद रहेगा। अब देखिए ये सीढ़ी दिख रहा है, सीढ़ी ऐसा बनाया गया घूम घूम करके हम्म, उतरेगा आदमी, नहीं दिख रहा है, सीढ़ी घूम घूम के नीचे। तो ये डीएनए ही हाँ, की तरह का हो गया एक तरह जी, का, समझिए। ये दो दो इसका रेलिंग्स है ना, एक रेलिंग और एक ये रेलिंग। तो ये समझो एक स्टैंड हो गया, हम्म, एक दूसरा स्टैंड हो गया। अब ये घूमते जाएगा और दोनों मिलेगा कहीं पर, नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए पैरेलल बोलते हैं इसको। हम्म, तो ये घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, नीचे जाइए तो यहाँ पर बीच में ऐसे खाली जगह है, तो डीएनए का भी डबल हेलिकल जो होगा तो उसमें ऐसे बीच में दिखता है, ठीक है, और नीचे चला गया। तो ऐसा ही है डीएनए, आप समझ लीजिएगा। और ये बीच में क्या है, और ये किस चीज का बना होता है, केमिकल स्ट्रक्चर है ना, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल, आगे भी बताएंगे हम। अगर अभी कट जाएगा ना बेटा, तो 5 मिनट के बाद जी, जुड़िएगा, है ना। फिर से जाए, 5 मिनट जी, के बाद जुड़िएगा, 5 मिनट के बाद। ठीक है, ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी लेंगे हम। ओके। जी, तो ये ऐसा ही है, जी, क्लियर है, समझ गए आप इसको। तो वाटसन एंड क्रिक ने ही हम्म, बताया कि इसमें टू स्ट्रैंड्स होता है, दोनों ट्विस्टेड होता है, डबल हेलिकल होता है। और इसी काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला 1962 में। इनके साथ वाटसन एंड क्रिक के साथ विल्किंस को भी मिला। लेकिन मेन जो फोटो था, फोटो 51, किसका था, मॉरिस विल्किंस का था, जो उनको कोई हम्म, रिकॉग्निशन नहीं दिया इन लोगों ने। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज में ये वही बताया मैंने आपको, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी था उस समय का। ये बहुत ही चौंकाने वाला डिस्कवरी था उस समय का, लोग जाने डीएनए के बारे में, पूरा उसका स्ट्रक्चर। तो वाटसन, क्रिक और मॉरिस विल्किंस वेर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। प्राइज मिलता है, ठीक है, साइंस में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में मिलता है। ठीक है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का एक है। Rosalind Franklin had died in 1958 and Nobel prizes are not awarded posthumously. posthumously मतलब जानते हैं, मरने के बाद। जी, posthumously मतलब होता है हाँ, मरने के बाद। ठीक है, तो नोबेल प्राइज posthumously नहीं मिलता है। ठीक है, गांधी जी को भी शांति का नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो 1948 में मर गया, उसके बाद जब डिसाइड, अब डिसाइड करके क्या फायदा जब posthumously मिलना ही नहीं है तो। उसी तरह से इनको भी नहीं मिला। लेकिन इनको नहीं मिला, इनका पेपर में नाम भी नहीं था उसमें। ठीक है। हम्म, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्कवरी,
क्या है डीएनए? डबल हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन किया उन्होंने। हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर, कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। इससे ये पता चला हमें, अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होता है ना। जी हाँ। हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हमें नहीं स्ट्रक्चर पता होता तो हम सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए डबल कैसे हो जाता है, क्रोमोसोम अक्सर, अगर पेरेंट्स से और बच्चे में जा रहा है, दो बच्चे में जा रहा है, तो ऑब्वियसली डीएनए डिवाइड होगा तभी ना जाएगा, क्रोमोसोम हम्म डिवाइड होगा तभी ना जाएगा। हाँ, कॉपी होगा, डिवाइड का मतलब होना यहाँ पे बंटना नहीं, कॉपी होना। ये यहाँ याद रखिएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों चीज सेम होता है। यहाँ बायोलॉजी में मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन, दोनों का मतलब होता है बढ़ना, दोगुना, कॉपी होना। समझ गए? जी समझ में आया बात को मेरा? हाँ, मल्टीप्लीकेशन बोले डीएनए मल्टीप्लाई करता है या डीएनए डिवाइड करता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। सेल मल्टीप्लाई करेगा या सेल डिवाइड करेगा, तो भी उसका मतलब वही है। ठीक है। और ये कैसे ट्रेड को जी पास करता है पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है, ऑफिस स्प्रिंग में। ठीक है। तो चलिए इसको अभी तो यहीं पर रुकते हैं, इससे आगे हम तो शुरू करेंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए, अभी इतना इतना दूर में नहीं समझ में आया तो, इतना दूर में नहीं समझ में आया तो बताइए, अभी 2 मिनट का टाइम है, इतना हम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में उधर डिस्कस, बाद में भी डिस्कस कर देंगे, कुछ दिक्कत है तो कंफ्यूजन नहीं रखना। अभी तक तो हमने नहीं कहानी ही नहीं सुनाया आपको, अभी तक तो हमने कहानी ही सुनाया, जी साइंस तो बताया ही नहीं है अभी तो। हाँ? जी हम्म साइंस साइंस कहाँ बताया, अभी तो कहानी ही बताया है। नोबेल प्राइज का, डिस्कवरी कैसे हुआ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट के नाम कितने पढ़ लिए बताइए, तो किस किस साइंटिस्ट का नाम जाने आप अभी इतना देर में? रोजालिंड फ्रैंकलिन। ऐसा 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 ऊपर से सोचिए, डीएनए डिस्कवर किया, क्रोमोसोम डिस्कवर किया वाल्टेयर ने, ठीक है ना। हम्म उसके बाद जी हमारा आ गया क्रोमोसोम डीएनए का वॉल्टर डिस्कवरी। फ्लेमिंग है। नहीं नहीं, डीएनए वाटर फ्लेमिंग क्या, किस किस का? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का वाटर फ्लेमिंग ने किया, वाल्टेयर ने उसका नाम दिया। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग, वाल्टेयर। वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हम्म आपको डीएनए का डिस्कवरी किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने। फिर डीएनए फ्रेडरिक को मिशर है फिर। डीएनए को जेनेटिक जी मटेरियल प्रूव करने में किन्होंने काम किया? तो पढ़िएगा, सर नाम भूलिएगा। अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ठीक है, ग्रिफिथ, और क्या नाम था, हार्शियन चेस। और उसके बाद उसका कंपोजिशन के बारे में बताया किन्होंने, क्या नाम था उसका, चारकफ ने। फिर उसके बाद आ जाइए तो फिर हमारा, इसका नाम है, किसका नाम था, लेडी का नाम क्या था? जी रोजालिंड फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन। फिर वाटसन एंड क्रिक और मॉरिस विल्किंस। इतने सारे नाम आ गए, इन सब के बारे में पढ़िएगा कभी अगर मौका मिले तो, समझे? जी बहुत पढ़िएगा तो याद रहेगा, सब समझिएगा, कभी कभी कहानी ही पढ़ना चाहिए सब। ठीक है, तो इतना है, चलिए तो 5 मिनट के बाद जुड़ेंगे हम लोग, ओके। जी हेलो। ठीक है, अभी बंद ही हो जाने दिया, क्या कि फिर नहीं कोई तो 1 ही मिनट का टाइम देगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग, अभी कितना टाइम हो गया? जी हाँ 10-3 हो गया। 10-3 हो गया ना, 10-10 मिनट रुक जाएंगे फिर। जी ठीक।